हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़, बायोलॉजी, क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 द सेल जो था वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बहुत लेंदी चैप्टर था, थोड़ा सा ऐसे ही चैप्टर 2 भी थोड़ा लेंदी रहेगा, बट हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लेक्चर्स में बनाने अब स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट कर सकूँ बायोलॉजी के। एंड आपको जो भी अदर सब्जेक्ट चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो हम आपके लिए प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। वहाँ पर भी आपको 8th क्लास का भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। एंड चैप्टर नंबर और बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और चैप्टर की पीडीएफ भी हमने वहाँ पर अपलोड कर दी है। कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि मैम प्रोवाइड कर दीजिए, तो वहाँ पर चैप्टर की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? अभी हमने सबसे पहले सेल पढ़ा था। तो जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो उससे क्या बनते हैं? आपके टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके सेल्स हो गए, ये आपके सेल्स हो गए, तो ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं? एक टिश्यू बना लेते हैं। पूरा एक ही तरह का क्या बना लेते हैं? ये टिश्यू बन जाता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं। तो हम ये इसी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स टिश्यूज़ भी होते हैं, एनिमल्स टिश्यूज़ भी होते हैं, वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमने यही पढ़ा पहले चैप्टर में पूरे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, सभी किसके बने होते हैं? आपके सेल्स के बने होते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनि मीन्स वन, जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। एक उसमें जो एक सिंगल सेल होता है वो सिंगल सेल अकेला ही सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और जो आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन बॉडी साइज। अब बहुत सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उसका बॉडी साइज बड़ा होता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ईच सेल टू एफिशिएंटली कॉप विद दी वास्ट वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरे एक सिंगल सेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इतनी सारी जो नीड्स हैं पूरे ऑर्गेनिज्म की, उसके लिए वो एक ही सेल काम कर पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होता है? सेल्स जो हैं वो ग्रुप होकर डेफिनेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल्स थे, इन्होंने ग्रुप होकर एक टिश्यू बना लिया। ठीक है, ऐसे ही एक ही तरह के बहुत सारे टिश्यूज़ बना मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, और वो ऑर्गन अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है। जबकि यूनिसेलुलर में क्या होता है? वो सिर्फ एक ही सेल होता है जो सारे बेसिक फंक्शंस को आसानी से वो कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, सो सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डेफिनेट फंक्शंस। डेफिनेट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं अपना। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, वो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका बन रहा होता है, सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड ग्रुप टुगेदर, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, ताकि अलग अलग तरह के टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर सके? परफॉर्म कर सकें। सिंस द सेल्स इन अ टिश्यू कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। अब एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ उनका काम क्या होता है कि उन्हें इतना ही काम करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इतना ही उन्हें काम दे दिया जाता है कि तुम जो टिश्यू हो, ये जो इतने सारे सेल्स हैं तुम्हारे अंदर, उन्हें सिर्फ इतना ही काम करना है, तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब एक ही सेल पे सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी। ठीक है, घर में एक ही पर्सन है, मतलब हैं तो 5-6 जने, मान लीजिए आपकी फैमिली में 5-6 जने हैं, और एक ही पर्सन जो है सारे काम कर रहा है। बर्तन, झाड़ू, पोंछा, खाना बनाना और कपड़े धोना, जो भी काम होते हैं घर के, ये सभी काम एक ही पर्सन कर रहा है, तो बहुत थक जाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो जो 5-6 जने हैं, 5 to 6 जो मेंबर्स हैं, वो अगर काम को डिवाइड कर लें, एक जना झाड़ू पोंछा कर ले, दूसरा बर्तन कर ले, तीसरा जो है कपड़े धो ले, चौथा जो है बाजार से सामान लिया है, तो ये सब काम कर लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सबको अपने अपने फंक्शंस पता है कि हमें ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो हम सभी अपने काम क्या करेंगे? एफिशिएंटली करेंगे और बहुत इफेक्टिवली करेंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही सेल्स के लिए होता है। सेल्स जो है जब टिश्यू बन जाता है तो वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन को ईजिली और अच्छे से, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अभी हमने यहाँ पर क्या वर्ड पढ़ा? सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या होता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? परमानेंट शेप ले लेते हैं, एक साइज ले लेते हैं एक परमानेंट, और एक
पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अ सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल टाइप्स ऑफ द एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटिपोटेंट। क्या? एक सेल जो डिफरेंशिएट हो सकता है और डिफरेंशिएट होकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल के टाइप्स होते हैं उनमें जो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएट होकर, तो उस सेल को हम टोटिपोटेंट बोलते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड, ऐसे सेल्स को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं एनिमल्स में, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया है क्या बोल रहा है इसमें। जो प्रोसेस होती है जिसमें एक परमानेंट शेप, साइज और पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करता है कोई भी सेल या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है आपका, तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो सेल आपका डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। कैसे? वो एक परमानेंट शेप लेता है, साइज लेता है और फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और एक सेल, एक ऐसा सेल जो डिफरेंशिएट होकर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं उन्हें में कन्वर्ट हो सकता है, उस सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। किस में बोलते हैं? एनिमल्स में। ठीक है, और एनिमल्स में ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उन सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या? एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये टिश्यू हो गया, इसका काम है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करना। फिर ये दूसरा टिश्यू हो गया, इसका काम है क्या? कुछ और काम हो गया इसका, ऐसे ही होता है। हैंस वी कैन से दैट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर का डिवीजन होता है। लेबर यानी मजदूरी का, यानी कि जो काम होता है उसका डिवीजन होता है कि इसको इतना काम करना है, इसको इतना काम करना है, इसको इतना काम करना है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर, ये लेबर का डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस दी वर्कलोड ऑन अ सिंगल सेल। सिर्फ सिंगल सेल पर ही लोड नहीं रहता है। ठीक है, क्या? सिंगल सेल पर ही वर्कलोड नहीं रहता है, वो डिवाइड हो जाता है, जिससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स दी एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि वो और आसानी से और अच्छे से काम कर पाता है, और एक ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी आसान हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, एंड इंक्रीजेज इट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और उसके ज़िंदा रहने का जो चांसेस रहते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे इंक्रीज हो जाते हैं? जब एक ही सेल पे काम रहेगा तो वो थक जाएगा तो वो बीमार हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा तो उसे रिपेयर होने में, अपनी हेल्थ का भी, वो सेल भी तो हेल्दी रहना चाहिए, तभी तो आप हेल्दी रह पाएंगे, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस इस तरीके से बढ़ जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या? ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना? जितनी भी बॉडी में जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कि तुम्हें ये तरह ये एक्टिविटी करनी है, तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर विच, जिसके लिए दे स्पेशलाइज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, जैसे हमारे आइज़ के जो टिश्यूज़ होते हैं तो उन्हें देखने का और ये सब ही काम होते हैं जो आइज़ के काम होते हैं। ठीक है, जो डिवीजन होता है लेबर का। अब ये टिश्यू क्या होता है, ये तो अभी हमने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा, अभी टिश्यू वर्ड का हम स्टार्ट करते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि एक तरह का जो टिश्यू होगा उसमें सेम तरह के सेल्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, विद अ कॉमन ऑरिजिन। विद अ कॉमन ऑरिजिन मीन्स एक ही तरह से बने हुए होते हैं, सबका स्ट्रक्चर सेम होगा और एक पर्टिकुलर फंक्शन ही ये सभी सेल्स परफॉर्म करेंगे। द वर्ड टिश्यू, ये जो टिश्यू वर्ड है ये किसने दिया था? बिचैट ने दिया था 1792। ठीक है, टिश्यूज़ की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। किसी भी वर्ड में अगर आपका लॉजी वर्ड आ जाता है, इसका मीनिंग होता है टू स्टडी। ठीक है, और हिस्टो का मीनिंग क्या हो गया? टिश्यू। तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय मेयर, और ये हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने दिया था। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स पजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स में ज़्यादातर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ ही पाए जाते हैं। सच एज प्लांट सेल्स हैव कंडक्टिंग टिश्यूज़। प्लांट सेल्स में कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम।
हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वाइल एनिमल्स हैव द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग द स्किन, द मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यूज की, ठीक है, जो स्किन को कवर करके रखती है। मस्कुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यूज भी। इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं और हर टिश्यूज़ के अलग अलग तरह के काम होते हैं, फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। सेवरल टिश्यूज़ फर्दर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं, एक अंग बना लेते हैं। मैनी सच ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे एक से ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या? बहुत सारे एक से ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक नेसेसरी फंक्शन फॉर दी बॉडी, ताकि बॉडी के लिए एक जो ज़रूरी और एक पर्टिकुलर फंक्शन वो ऑर्गन्स क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल दी ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दी ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सब इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ब्रीदिंग सिस्टम है, ये सभी जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं ये सभी मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में। प्लांट्स टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। द डिफरेंसेस इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर प्राइमरीली ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दे आर सब्जेक्टेड टू एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। अब प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो जिस इन्वायरमेंट में उन्हें रहना होता है वो डिफरेंट है एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। प्लांट्स के अलग फंक्शन होते हैं, एनिमल्स के फंक्शंस अलग होते हैं। क्या अलग होता है इनमें? प्लांट्स जो है स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी एक आपका होता है जो आप पेंसिल इरेजर और बुक्स कॉपीज लाते हो, वो स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी है क्या है, फिक्स्ड रहना एक पोजीशन पे। तो प्लांट्स आपके फिक्स्ड रहते हैं, चलते फिरते तो नहीं है। Hence, they develop tissues that are supportive to their structure and provide them with structural strength. इसलिए उनमें ऐसे तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करें? उनके स्ट्रक्चर में उन्हें सपोर्ट दें और उन्हें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी दें, उन्हें मजबूती भी दें। तो इसलिए उस तरह के प्लांट्स में टिश्यूज़ बनते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज़। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड। और जो इनमें मोस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं वो डेड होते हैं। सच टिश्यूज़ कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी। ये जो इस तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्टिव जो टिश्यूज़ होते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और इनमें लेस एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेस एनर्जी चाहिए। हमने उसमें पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है क्योंकि इन्हें मूव नहीं करना होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल्स में कम पाया जाता है। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो मोटाइल होते हैं, यानी कि मूविंग। मोटाइल मीन्स मूविंग होते हैं। कौन? एनिमल्स। दे कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू प्लांट्स। ये डिफरेंस होता है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशली इन बिगर एनिमल्स देन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स का अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यानी कि जो इनका ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुआ है, तो एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। दीज फंडामेंटल डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लांट्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी वाइल द एनिमल्स ट्राई टू अचीव मोबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दीज स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज इन देयर डिज़ाइंस। क्या ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेज हमने पढ़े, फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक डिफरेंसेज अभी हमने देखे प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, वो किस वजह से होते हैं कि प्लांट्स जो हैं उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं उन्हें मोबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी यानी वो स्टिर आपके फिक्स्ड रहते हैं, जबकि मोबिलिटी यानी कि एनिमल्स को मूव करना होता है। ठीक है, और इसी वजह से इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये डिफरेंस आप याद कर सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ये डिफरेंस हम देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू में क्या बोल रहा है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्लांट टिश्यूज़ में इस तरीके से होता है ताकि प्लांट्स की जो स्टेशनरी हैबिट है ना, कि एक जगह ही उसे रुकना है, उसको टारगेट किया जाता है। जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एनिमल्स में वो किसकी तरफ टारगेट करता है, मोबिलिटी की तरफ, क्योंकि इन्हें मूव करना होता है, किन्हें, आपके एनिमल्स को। प्लांट टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइजेशन सिंपल तरीके से होता है, जबकि एनिमल्स में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्लांट टिश्यूज़ में क्या बोल रहा है, मैनी ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। इसमें मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ आपके डेड पाए जाते हैं, जैसे कॉर्क।
एनिमल टिश्यूज़ में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर लिविंग, ज़्यादातर सभी टिश्यूज़ लिविंग ही पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में क्या बोल रहा है, ग्रोथ इज़ कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज़। जो प्लांट टिश्यूज़ की, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो कुछ एरिया तक ही कन्फाइंड रहती है, यानी कि सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है। जबकि एनिमल टिश्यूज़ में ग्रोथ जो है वो आपकी लिमिटेड नहीं रहती है। प्लांट टिश्यूज़ में बोल रहा है लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड, इनमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मूव करना होता है इसीलिए। प्लांट टिश्यूज़ में बोल रहा है प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी पूरी ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं। बट एनिमल टिश्यूज़ में क्या है, आफ्टर रीचिंग द मैच्योरिटी स्टेज, जब मैच्योरिंग स्टेज पर आ जाता है एनिमल टिश्यू, तो एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ, एनिमल्स में फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं तो एक मैच्योर होने के बाद और ग्रोथ नहीं होती है, ना ही हाइट बढ़ती है, ना ही कुछ होता है ना। तो ये चीज़ बता रहा है आपको, ये होता है आपका डिफरेंस प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ में। अब हम सबसे पहले आपका प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है पूरा चैप्टर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी या फिर आप बोल सकते हैं सेल डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर, किसकी कैपेसिटी, टिश्यूज़ की कैपेसिटी के बेसिस पर डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ को आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ के फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो ये किस चीज़ के बेसिस पर पढ़ रहे हो, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, कि वो कितना डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जो आपका टिश्यू है उसके अंदर जो सेल पाया जा रहा है उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कितनी है, सेल डिवीजन उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना डिवाइड कर सकता है, कितनी उसमें क्षमता है, इसके बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन है हम वो देखते हैं। ये है आपका पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन कर सकते हैं, इनमें क्षमता है कि वो सेल डिवीजन कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। फिर दूसरा आता है आपका परमानेंट टिश्यूज़, नाम से ही समझ में आ रहा है ये परमानेंट हैं, यानी कि इनकैपेबल हैं सेल डिवीजन के। ये परमानेंट है, इनमें सेल डिवीजन आगे नहीं होता है और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि इनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि इन्हें यही परफॉर्म करना है। इन प्लांट्स द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रीजनरेट अ होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। प्लांट्स में जो क्षमता होती है एक सेल की, कि वो रीजनरेट होकर एक पूरा प्लांट बना सकता है, इस क्षमता को, उसकी सेल की इस क्षमता को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। अब हम प्लांट टिश्यू का ये क्लासिफिकेशन आपको टेबल आपके फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है, ये हम पढ़ लेते हैं। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में अभी हमने डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में क्या बोल रहा है, सेल्स टोटिपोटेंसी होते हैं, यानी कि रीजनरेट कर सकते हैं और इसमें सेल डिवीजन होता है। परमानेंट में मैच्योर सेल्स होते हैं ये, और इनमें सेल डिवीजन नहीं होता, ये ऑलरेडी आपके मैच्योरिंग स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, इनमें और डिवीजन नहीं पाया जाता है। जो आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये अभी आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सभी के बारे में हमें पढ़ना है वन बाय वन। क्या है, मेरिस्टेमेटिक में 3 पार्ट्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट टिश्यूज जो है इसमें 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या बोल रहा है, टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंपल में 1 टाइप का सेल पाया जाता है ओनली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। सिंपल में बोल रहा है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्स नहीं सॉरी टिश्यूज पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी 2 तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, एंड फ्लोएम में आते हैं आपके 2 पार्ट, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। इन सब के बारे में हम पूरा इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या बोल रहा है, इसका दूसरा नाम है मेरिस्टेम, आप इसे बोल सकते हैं। अभी बताइए, इसके जो सेल्स होते हैं वो टोटिपोटेंसी होते हैं और सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रीक में मेरिस्टोस का मीनिंग होता है डिविजिबल, यानी कि फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, सेल डिवीजन की कैपेसिटी इनमें होती है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ यंग, सिमिलर, इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इस टाइप के टिश्यू की क्या डेफिनेशन बनती है, ये एक मास होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रुप सा होता है, ग्रुप होता है जिसमें यंग यानी कि आपके जवान, सिमिलर सेम, इमैच्योर यानी कि जो मैच्योर नहीं हुए, अभी डेवलप नहीं हुए अच्छे से, और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं। अनडिफरेंशिएटेड यानी कि जो अभी जिन्होंने अभी अपनी परमानेंट शेप, साइज और परमानेंट फंक्शन परफॉर्म अपना नहीं गेन किया है।
तो ऐसे सेल्स इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं। दीज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, ठीक है, वही बात आ गई, सेल डिवीजन कर सकते हैं, ये सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गिर्थ ऑफ प्लांट, और प्लांट की लेंथ यानी कि लंबाई और गिर्थ यानी कि ऐसे चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट, ये टिश्यूज़ में जो सेल्स पाए जाते हैं ये ऐसे होते हैं कि प्लांट जब तक जीवित रहता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तक ये डिवाइड होते ही रहते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टिश्यू आर, इस टिश्यू के मेन फीचर्स क्या हैं? पहला है द सेल्स आर स्मॉल, सेल्स ये छोटे होते हैं, एंड हैव अ थिन वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इन सेल्स की एक पतली सी वॉल होती है, और वो वॉल किसकी बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, सेल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनमें बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस आई होप आपको केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी थी पहले उसका याद है। इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है ये जो, जैसे आप मान लीजिए आपका एक टिश्यू है और इसके बीच में ये सेल है अंदर, ठीक है, इनके बीच में तो देखो यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। तो अब अगर हम इस टिश्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें जो सेल होता है उसमें बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं देखा जाता है, यानी कि ये जो सेल्स हो गए मान लीजिए इसके, तो इनमें देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल भी गैप नहीं है। यहाँ पर तो था गैप बट यहाँ पर नहीं है, तो ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। द सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक, आइसोडाइमेट्रिक मीन्स दे हैव आइडेंटिकल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, सारे सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ऐसा लंबा सा है, एक गोल है, एक स्क्वायर शेप में, ऐसा नहीं। आइसोडाइमेट्रिक, आइसो में सेम, उनकी सेम लेंथ होती है, सेम ब्रेड्थ और सेम हाइट के एक सेल्स, मतलब सेम तरह के सेल्स ये पाए जाते हैं। सेल जो है वो आपका स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल, रेक्टेंगुलर या शेप में पॉलीगोनल भी हो सकता है। द सेल्स एनक्लोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेंस एंड ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म विद अ सिंगल कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के अंदर एक बहुत लार्ज अमाउंट में डेंस यानी कि बहुत भारी और ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसकी एक सिंगल, उसके अंदर सेल के सेंटर में सिंगल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स नहीं होते हैं, या फिर अगर होंगे तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दस शो रैपिड ग्रोथ, ये सेल्स की बात चल रही है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, बताया भी थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत क्विकली ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव राइज टू मैच्योर परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होता है उनमें डेवलप होने के बाद वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं जो फुल्ली मैच्योर होता है, ओके। और नेक्स्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर पेरेंट टिश्यूज फ्रॉम विच और अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज डेवलप, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके पेरेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग आती है, न्यू जनरेशन आती है, ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से क्या होता है, आपकी दूसरे हर तरह के टिश्यूज डेवलप होते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, आपको ये स्टेम में और ये रूट में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, अभी हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, इसके पार्ट्स वगैरह भी हम सब पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा, समझाएंगे अभी इन्हें। आगे बोल रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन ऑल द ग्रोइंग टिप्स एंड नोड्स ऑफ द स्टेम्स रूट्स एंड ब्रांचेस, जितने भी आपकी स्टेम्स रूट्स और ब्रांचेस होते हैं ना, उनकी जितनी भी ग्रोइंग टिप्स होती हैं, ग्रोइंग टिप्स जैसे ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोइंग टिप यही तो होगी, यहीं से तो ग्रोथ होगी ना, तो इस टिप पर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। और नोड्स होते हैं यहाँ पर, जो ये छोटी छोटी गांठ सी आप देखते हो ना फ्लावर के तने में, तो उसे हम नोड्स बोलते हैं। यहाँ पर भी ये क्या पाए जाते हैं, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ये और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ द ट्रीज वेयर इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द स्टेम, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो बार्क होता है यानी कि पेड़ की जो छाल होती है और पेड़ की जो लकड़ी होती है उसके बीच में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, ताकि जब वो ग्रोथ होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टेम की जो थिकनेस है उसमें इंक्रीमेंट होगा, थिकनेस यानी कि स्टेम तना जो मोटाई है तने की वो बढ़ेगी। दीज टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ एनलार्जिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, सेल डिवीजन हो सकता है, तो ये टिश्यूज जो हैं ये बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर
यानी कि डेवलप होकर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो पहला है आपका एपिकल मेरिस्टेम, जिसे आप टर्मिनल बोलते हो, टर्मिनल मेरिस्टेम भी बोल सकते हो। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स स्टेम्स एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ द यंग स्टेम्स। क्या बोल रहा है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कौन सा वाला, एपिकल मेरिस्टेम, टर्मिनल पर पाया जाता है, यानी कि ग्रोइंग टिप्स पर पाया जाता है। जैसे रूट्स स्टेम्स की ग्रोइंग टिप पर ये पाया जाता है, ये ठीक है, ग्रोइंग टिप्स की यही तो हो गई, यहाँ पर पाया जाएगा। ओके, और कहाँ पाया जाएगा, एंड ऑल्सो इन द ग्रोइंग यंग लीव्स नियर द टिप्स ऑफ यंग स्टेम्स। जो यंग स्टेम होती है आपकी, ठीक है, ये यंग स्टेम हो गई आपकी, इसके ये जो यंग लीफ हो गई, यहाँ से यंग लीफ आ रही है ना, तो इसकी भी यंग स्टेम की टिप पर पाया जाता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, इसके ये जो काम होता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेस, प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ से ये सेल डिवाइड होंगे तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा। इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये है आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या दिखाई हुई है, लोकेशन यहाँ पर आपको इसमें दिखाई हुई है। फिर आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, ये कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगी, आप फर्दर इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभी आपका आ रहा है टॉपिक आप उसे देखिए, ये आपको यंग लीफ में दिखाया हुआ है और ये आपका एपिकल मेरिस्टेम दिखा दिया जो टिप्स पर पाया जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकर्स लेटरली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो लॉन्ग एक्सिस है उसके लेटरली ये पाए जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द बार्क, बार्क के यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उसके नीचे, एंड इन वास्कुलर बंडल्स इन द डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल्स में ये पाई जाती है, ये वास्कुलर बंडल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम, इसे आप कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये पैरेलल पाया जाता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द प्लांट, प्लांट की लॉन्ग एक्सिस ये हो गई तो उसके पैरेलल ये पाया जाता है, इसके बराबर में, यानी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द विड्थ और थिकनेस ऑफ द स्टेम। अब ये तो एपिकल मेरिस्टेम ऐसे ग्रोथ करवाएगा और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये भी ऐसे ग्रोथ करवाएगा। तो ये इससे क्या होगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है, विड्थ जो स्टेम की थिकनेस है वो भी बढ़ जाएगी। तो लेटरल मेरिस्टेम से जो ग्रोथ होती है, इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। फिर आती है आपकी इंटरकैलरी। क्या, इंटरकैलरी, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहता है, एट द इंटर नोड्स ऑफ द स्टेम्स एंड बेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेस में, ठीक है, और कहाँ पर, स्टेम्स के इंटर नोड्स में। जैसे ये पूरी स्टेम दी हुई है, ये इसके, ये पहला नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, तो यहाँ इसके बीच में ये प्रेजेंट रहता है, इंटरकैलरी, ठीक है। इट इंक्रीजेज द इंटरनोडल लेंथ, ये इंटर नोड्स के बीच की जो लेंथ होती है ना उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर पास पास होंगे, ये एक यहाँ पर है नोड मान लीजिए और एक यहाँ पर है नोड, ठीक है, पास पास हो गए मान लीजिए, एक आपका ये नोड यहाँ पर दी हुई है और एक दूसरी यहाँ पर हो गई। अब ये अगर डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पे परमानेंट रहेंगे, तो ये तो जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा ना, आपस में ये लग जाएगा, तो इसलिए ये डिवाइड करता है और क्या, लेंथ बढ़ा देता है, यहाँ से स्पेस बढ़ाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज एट द नोडल रीजन्स, नोडल रीजन्स यानी कि नोड्स पर, इनके किनारों पर, टिप्स पर क्या होता है, इस साइड में ये ब्रांच की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ब्रांचेस बनाता है अलग अलग, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो आपको ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिए, जिनमें डिवीजन होता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लोकेशन कहाँ कहाँ रहती है उसके बेसिस पर हमने 3 टाइप्स पढ़े, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आई होप आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ना शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़िए, अच्छे से समझिए, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।